निफ्टी 500 अंक नीचे, निफ्टी भी 170 अंक नीचे। लेकिन सर, बड़ी खबर आई थी, वो थी इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं और ईरान पर एक के बाद एक हमला, उनके कई सारे न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी वहां पर भी स्ट्राइक देखने को मिले और उसी का असर हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सर, कितना बड़ा खबर है ये और इस तनाव से क्या असर पड़ सकता है आगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि क्या हुआ है वो समझ लिया जाए। आज सुबह सुबह इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। अब ये हमला दोनों जगह बताया जा रहा है, कुछ उनके रिहायशी इलाके हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो है उस पर भी हुआ है, और दूसरा कह रहे हैं कि उनकी जो न्यूक्लियर साइट है जहाँ भी उनके परमाणु हथियार वगैरह है वहाँ पर भी किया गया है। ये बात सही है और सच है, सब जानते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार तो है और अमेरिका काफ़ी दिनों से उन्हें न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ने के संकेत आए भी, जब आपने कल भी खबर देखी थी कि अमेरिका ने ईरान और मिडिल ईस्ट में, गल्फ में जो भी उनके नागरिक हैं उन्हें वहाँ से निकल जाने की बात कही थी। अब एक दिन के नोटिस में कितने निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि दोनों के बीच में तनाव बढ़ने के आसार तो आ गए थे, राइट। लेकिन ये तनाव बढ़ने का जो मामला था कि ईरान और अमेरिका के बीच में होगा, इसमें इजराइल कूद पड़ेगा ये पता नहीं था कि क्या अमेरिका प्रॉक्सी तरीके से इजराइल के थ्रू अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, ये नहीं पता था। सो इजराइल का सीधे तौर पर हमला करना ये बाजार के लिए बड़ा झटका है, ये सभी बाजारों के लिए झटका है। आप कहने में कह सकते हैं कि यार ये तो लग रहा था कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन ये कुछ हो रहा है तो कई कई महीनों से, सालों से हो रहा है कि हमेशा कहीं कहीं कभी कभी स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन इजराइल सीधे तौर पर अटैक करेगा ये एक नई चीज़ है। शायद यही वजह कि बाजारों का रिएक्शन जो है वो नीजर रिएक्शन एकदम आता हुआ दिखा है। अब हो ये रहा है कि मतलब वो कहते हैं कि आप ट्रम्प साहब जब जीते थे तो वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते थे। तो अमेरिका को तो कितना ग्रेट बना पाए वो आपको दिख ही रहा है, लेकिन बाकी दुनिया को भी वो बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे। कॉलर ऊंची करके क्रेडिट लेने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन हकीकत बात है कि उनके राज में लड़ाइयाँ बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई फिर से बढ़ी है, राइट। पहले यूक्रेन ने तगड़ा हमला किया, अब रशिया फिर से कर रहा है, तो कहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और बातचीत कराने के तरीके भी उनके कैसा है, आपने देखा ना कैसे जेलेंस्की साहब को बुला कर वहाँ जलील कर रहे हैं और फिर बोले बात करो। अब कौन सुनेगा? तो एक वो इजराइल हमास के बीच में भी फिर से लड़ाइयाँ तेज हो गई। अब ये नया और शुरू हो गया कि इजराइल और ईरान का शुरू हो गया। उन्होंने उस समय भी क्रेडिट ले ली कि मैंने युद्ध रुकवाया है। युद्ध रुकवाने की क्या बात है, आपके बोलने पर 2 दिन कोई गोली ना चलाए, ये युद्ध रुकना थोड़ी होता है वापस से। सो कुल मिला के ट्रंप है ना बहुत ही कमज़ोर लीडर साबित हो रहे हैं ग्लोबली। बजाय शांति लाने के, वो शांति लाने के स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली शांति आ नहीं रही है, एक्चुअली बातें बढ़ रही है और बिगड़ रही है, वो होता हुआ दिख रहा है। अब रहा सवाल ये कि इस लड़ाई को कितनी गंभीरता से लिया जाए, तो वो प्रॉब्लम ये कि हमें पता ही नहीं। जब तक ईरान की तरफ से वापस से आपको कोई स्टेटमेंट ना आते दिखे कि उन पर हमला जो हुआ है कितना बड़ा है, कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, और वो वापस में काउंटर अटैक क्या करेंगे, एक चीज़ मान के चलिए, ईरान पक्का करेगा काउंटर अटैक। ईरान, ये अमेरिका का हमला होता तो शायद एक बार सोच लेता कि ना करें, लेकिन इजराइल को भी जवाब ना दे तो ये तो बात कम समझ में आती है। काउंटर अटैक पक्का होगा, पहली चीज़। और दूसरा, अगर इस काउंटर अटैक में गलती से इजराइल वर्सेस अदर्स हो जाए, गल्फ कंट्रीज वगैरह, मिडिल ईस्ट के कुछ और 2 देश ईरान के साथ आ जाए, तो ये मामला बिगड़ सकता है और बढ़ सकता है। सो आई थिंक इसको हम हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन कितना गंभीर है, कितना बड़ा है, कितना लंबा चलेगा, एक चीज पक्की है, ट्रंप के राज में मामला जल्दी सुलझ जाने की उम्मीद तो नहीं की। भारत पाकिस्तान सुलझ गया, उसमें ट्रंप का योगदान कम है, भारत का ज्यादा है। देखिए, मैं एक चीज बहुत साफ कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि अगर 2 पक्षों के बीच में समझौता होना है तो ये समझौता इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है कि मजबूत ज्यादा कौन है। जब समझौता होता है तो मजबूत आदमी को झुकना पड़ता है या मजबूत आदमी को छोड़ देना पड़ता है कि चलो छोड़ो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सो अगर मजबूत आदमी ये सोचेगा कि नहीं, मैं तो, तुमने गुस्ताखी की, मैं मारूंगा, तो कभी समझौता हो नहीं सकता। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब वो बजाय इसके कि वो हर जगह जाकर क्रेडिट ले, वो एक्चुअल में काम करके शांति करे तो बढ़िया। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ईरान अमेरिका से अटैक होता तो शायद वापस कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन अगर इजराइल से आया तो वो डर हमेशा रहेगा, कुछ न कुछ तो उनको करना ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
अगर वो कुछ ना कुछ करे भी तो उन्हीं तक सीमित रहे। अगर बाकी देश कूद जाते हैं तो मामला बड़ा और लंबा हो सकता है। अब वो किसी को नहीं पता है कि हमारी तरह 1.5-2 दिन में ख़त्म कर लेंगे या इजराइल की तरह 1.5-2 साल, रशिया यूक्रेन की तरह 3-3 साल चलता रहेगा। नोबडी नोस, किसी को पता नहीं है, जो का देखा है। इस बीच कच्चा तेल ठंडा नहीं होगा, तब तक आपको युद्ध की चिंता बनी रहेगी। कच्चा तेल बढ़ता रहेगा मतलब युद्ध बढ़ने के आसार है। जब कच्चा तेल टॉप बना दे, ठंडा होने लगे, नीचे आने लगे, तब आप थोड़ी रिलीफ, क्योंकि कच्चा तेल और स्पेशली जब युद्ध में ईरान शामिल हो तो सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चा तेल ही है। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, जब रशिया यूक्रेन हुआ था तभी रशिया ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है, तुरंत कच्चे तेल पे इम्पैक्ट आया था। ईरान बड़ा प्रोड्यूसर है और गल्फ वहाँ से हो रहा है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में कच्चे तेल में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि न भारत और न पाकिस्तान के पास कच्चा तेल बहुत ज़्यादा है बनाने, राइट। सो आप ये समझिए कि इसलिए इस युद्ध में आपको कच्चे तेल से ही संकेत मिलेंगे कि जब तक कच्चा तेल मजबूत है, ऊपर जा रहा है, तब तक आप ये मान के चलिए कि युद्ध का खतरा टला नहीं। ये वो कमोडिटी है, ये वो प्रोडक्ट है जो आपको सबसे पहले तनाव कम होने या ज़्यादा होने के संकेत आपके सामने रख देगा। अगर $75 है, $77 है कच्चा तेल ब्रेड, ओ माय गॉड 78 हो गया, 11%, 12%। ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर कच्चा तेल 78 तो हमारे 250 पॉइंट की कमजोरी से काम नहीं चलेगा, हमें और गिरना पड़ेगा, हमें और गिरना पड़ेगा। तो ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है पूजा, है ना। बिल्कुल। तो ये जो रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है कितनी टिकाऊ है और क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट में? देखिए, पहली चीज़ तो है कि 24,700 पर आ गए हम रिकवर होते होते, और नीचे के लेवल आज के मैं बता दूं 24,473 के लेवल है नीचे के, और वहां से हमने 24,750 के आसपास के हाई बनाए, राइट। वो नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी 55,150 का लो बनाया और 55,675 के आसपास के हाई बनाए। सो कुल मिला के निचले स्तर से शानदार रिकवरी आई। जितने हम कमज़ोर इस वक्त हैं उससे कहीं ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं, करेक्ट। सो पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि यहाँ पर माहौल जो रिकवरी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बाजार में हल्की फुल्की कमज़ोरी का माहौल है, लेकिन पैनिक नहीं है, ये आप मानकर चल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर आते हुए दिखे हैं, ये एक अच्छा संकेत है इसके लिए। अब चूंकि दुनिया भर में इतना टेंशन का माहौल है, जाहिर सी बात है थोड़ा तनाव तो रहेगा ही, थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, और रहना भी चाहिए, गलत भी नहीं है। और ऐसे में जहाँ तक रणनीति का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए बहुत साफ है कि आपको पोजीशन हल्की करना और हल्की रखना दोनों आना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी पोजीशन हल्की कर लें और हल्की की हुई पोजीशन को हल्की रखें भी। ऐसा ना है कि 200 ऊपर आ गया तो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, 200 नीचे जाता है, अरे बाप रे मर गया, ये क्या हो गया। सो ये 200 पॉइंट निफ्टी 300 पॉइंट आपको इस तरह के झटके कभी भी देता रहेगा। जैसे भाव ऊपर आए और आप सोचे कि युद्ध खत्म, और जैसे भाव नीचे आए आपको लगे युद्ध शुरू, वैसे चलेगा नहीं। सो इसलिए पोजीशन हल्की करना भी आना चाहिए और हल्की रखना भी आना चाहिए, दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब लेवल्स का जहाँ तक सवाल है, जब तक 24,450 के नीचे निफ्टी बंद ना हो और जब तक बैंक निफ्टी 54,950 के नीचे बंद ना हो, तब तक निवेशकों को डरने और घबराने की जरूरत है। ये क्लोजिंग बेसिस पे 2 स्टॉप लॉस आप मान के चले। 54,950 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो, और 24,450 के निफ्टी बंद होगा तो दिक्कत होगी। अब क्या करना है इन्वेस्टर्स के लिए, जब तक सिचुएशन ठीक ना हो तब तक पैनिक में बेचना नहीं है। एकदम जोर से ये बहुत, ये तो अब मतलब 22,000 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस डर में बेच नहीं देना है। और नहीं ये कि एकदम से कूद के ले लें कि आज के बाद वापस कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ओपन लो बना है, जहाँ खुला वहीं से लो बनाया और वहाँ से रिकवरी हो गई, और ये मैं तो मिस कर गया, सुबह उस समय थोड़ी लग रहा था कि इतनी रिकवरी हो जाएगी। सो न तो पैनिक में बेचना है, न हड़बड़ी और ज़्यादा जोश में खरीदना है। एक्टिविटी जितनी कम रखेंगे उतना आपको फायदा है, करेक्ट। रहा सवाल आज की सीन का, है तो कमजोरी, और कल के सेशन में आपने देखा एफआई ने भर के बेचा है कैश में, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में, और आज भी ये संभावना पूरी है कि जब सोमवार सुबह आप लौटेंगे तो आज के आंकड़े तो खराब ही दिखेंगे। भाई कोई तो बेच ही रहा है, करेक्ट। रिटेल से तो बिके ना बिके, शॉर्ट होना हो, लेकिन एफआई तो बेच ही रहे। तो यहाँ पर तो दबाव है और यूरो के बाजार अभी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सर क्या करें भारतीय बाजारों में? नया तो कुछ करना नहीं है, देखो, क्योंकि पूजा जी अमेरिका के बाजार कैसे बंद होंगे, आज कैसे खुलेंगे, कैसे बंद होंगे, फिर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सोमवार सुबह क्या होगा, हे भगवान,
मतलब इतना लंबा समय निकालना, इसमें कौन कितने किस पे बम गिराएगा, कौन किसको क्या गाली देगा, कौन कितना लड़ने के लिए आगे पीछे होगा, या हट भी जाए, भाई हो गया हमारा काम, अब नहीं लड़ेंगे, या ईरान बोले हम तो और लड़ेंगे, तुम और लड़ोगे तो हम और लड़ेंगे। यू नेवर नो क्या होना है, किसको पता है। जब इतने सारे नहीं पता तो फिर क्यों फालतू में कुछ और नया करना है। कुछ मत करिए,